अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू CSS टारगेट। आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक रहेगा उसका नेम है जी डिज़ास्ट्रस फ्लड ऑफ 2022 इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियां जो कि 2022 के अंदर आई थी। तो सबसे पहले हम लेक्चर की आउटलाइन देख लेते हैं कि आज के लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। फ्लड, सबसे पहले हम देखेंगे कि फ्लड का मीनिंग क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, फ्लड कहते किसे हैं, इसके बाद कॉजेज ऑफ फ्लड, फ्लड आता क्यों है, इसके बाद डिवास्टेटिंग फ्लड 2022 इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में 2022 में जो फ्लड आया था उसकी क्या तबाहकारियाँ हुई। आगे जी, वाई पाकिस्तान इज़ फेसिंग कैटास्ट्रोफिक फ्लड्स, ऐसी क्या वजूहत है कि पाकिस्तान को ही सैलाब की वजह से मुतासिर होना पड़ता है, पाकिस्तान को क्यों फेस करना पड़ता है। आगे जी, वाई पाकिस्तान इज़ वल्नरेबल फेसिंग फ्लड्स, अगर कोई फ्लड आ जाए तो पाकिस्तान इतना कमज़ोर क्यों दिखता है जबकि दूसरे कंट्रीज़ में फ्लड आ जाए तो वो उसको मैनेज कर लेते हैं। आगे कंसिक्वेंसेस ऑफ फ्लड 2022, इसके बाद देखेंगे कि जो फ्लड आया उसके बाद पाकिस्तान में क्या क्या तबाहकारियाँ हुई, इकोनॉमी पे क्या मसला पड़ा, हमारी सिक्योरिटी पे क्या असरात मुरतब हुए। ठीक है, इसके अलावा एक आम बंदे की ज़िंदगी पे क्या असरात मुरतब हुए, पाकिस्तान में कितने मिलियंस पीपल इससे मुतासिर हुए, पाकिस्तान को इसका क्या खमियाजा भुगतना पड़ा, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। आगे जी, व्हाट नीड टू बी डन। अच्छा, ये सैलाब आते हैं, इनकी वजूहात पढ़ लेंगे, पाकिस्तान में आया ये सारी चीज़ें। पाकिस्तान को क्या करना चाहिए कि फ़्लड एक दफ़ा ही तो नहीं ना आता, वो फिर भी आ सकता है। तो पाकिस्तान को नेक्स्ट फ्लड आने से पहले या कोई और आफत आने से पहले पाकिस्तान को क्या क्या करने की ज़रूरत है, सजेशन पढ़ेंगे, मेयर्स पढ़ेंगे, रिकमेंडेशंस पढ़ेंगे। देखें जी, हमारे पास सबसे पहली स्लाइड है जी, फ्लड मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट। फ्लड का मतलब क्या होता है और इसका कॉन्सेप्ट क्या है जी। भैया, फ्लड का मतलब ये होता है कोई भी ड्राई लैंड हो, सूखी ज़मीन हो, उस पर पानी का आ जाना। ठीक है, पानी का ज़्यादा मिकदार में आ जाना और वहाँ की लोगों की ज़िंदगी को मुतासिर कर देना। ठीक है, ये आप इसे कुदरती आफत भी कह सकते हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान ने फेस नहीं की, ये दुनिया के तकरीबन कई ममालिक इसको फेस कर चुके हैं। लेकिन सबके जिसने फ्लड को फेस किया उन्होंने क्या क्या रिकमेंडेशंस की, क्या क्या चीज़ों को ठीक किया। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक, UN की रिपोर्ट के मुताबिक आज तक तकरीबन 2000 फ्लड्स आ चुके हैं। ठीक है, और इन्होंने 2 बिलियन पीपल को वर्ल्ड वाइड मुतासिर किया है जी। फ्लड की कुछ वजूहात इसी में पढ़ लेते हैं। फ्लड की वजूहात ये है कि एक्सेसिव रेनफॉल, बारिश का ज़्यादा हो जाना, किसी डैम का टूट जाना, किसी ग्लेशियर का मेल्ट, थोड़ा बहुत तो होता ही रहता है लेकिन ज़्यादा मिकदार में मेल्ट हो जाना क्योंकि हीट की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से, जो कि पानी की मिकदार को बढ़ा देता है दरियाओं में, समुंदर में, ठीक है, नदी नालों में। ठीक है, जब नदी नालों में, दरियाओं में पानी की मिकदार बढ़ जाती है तो वो आबादी की तरफ जाता है। ठीक है, जब आबादी की तरफ जाता है तो वो आम इंसान की ज़िंदगी को मुतासिर करता है। जो लोग ऐसे इलाकों में रहते हैं जो कि दरियाओं की बनिस्बत नीचे हैं, जिनकी सतह ज़मीन नीचे है, ठीक है, ये उनकी ज़िंदगी को ज़्यादा मुतासिर करता है। जैसे कि जनूबी पंजाब हो गया, सिंध हो गया, बलूचिस्तान हो गया, KPK के कुछ इलाके हो गए, जिनकी यानी कि एज़ कम्पेयर टू बाकी सिटीज़ उनकी जो सतह ज़मीन है वो नीचे है। फ्लड आने से होता क्या क्या है जी, ट्रांसपोर्ट का सिस्टम ख़त्म हो जाता है, एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट ख़त्म हो जाता है। ठीक है, वो सारा बहा के ले जाता है। इसके अलावा लाइफ स्टॉक हो गया, सबसे जो महंगा इसका जो काज है, जो डैमेज करता है, लोगों की ज़िंदगियों को निकल लेता है। ठीक है, पाकिस्तान हो या एशिया हो, क्योंकि यहाँ पे क्लाइमेट चेंज के असरात बहुत ज़्यादा दिखते हैं। यही वजह है कि फ्यूचर में एशिया, अफ्रीका के अंदर फ्लड दोबारा एक्सपेक्टेड है। ठीक है, फ्लड दोबारा आते रहेंगे क्योंकि यहाँ पे क्लाइमेट चेंज है। क्लाइमेट चेंज क्या होता है वो हमारा एक अलग से लेक्चर है जो कि इसके बाद कवर किया जाएगा। तो अब सबसे पहले कोजेज़ ऑफ फ्लड पढ़ते हैं कि भाई फ्लड आता क्यों है। तो फ्लड आने की सबसे पहली वजह है जी हैवी रेनफॉल, बारिश का नॉर्मल मिकदार से ज़्यादा होना। ठीक है, यहाँ पे आप जब रेफरेंस देते होंगे ना तो यहाँ पे ये भी है कि बेमौसमी बारिशों का होना। ठीक है, ये भी आप कह सकते हैं। ठीक है, आस वसल्लम की एक हदीस भी है कि वो भी आप यहाँ पे कोट कर सकते हैं कि वसल्लम ने फरमाया कि जब अल्लाह तुम लोगों से नाराज़ होता है तो वो बेमौसमी बारिशें करता है जी। ठीक है, तो जब आपको पता है कि बारिशें ज़्यादा होती हैं, बारिशें ज़्यादा क्यों होती हैं, क्लाइमेट चेंज की वजह से, डैम, ठीक है, और जब बारिशें ज़्यादा होती हैं तो बारिशें ज़्यादा होने से रिवर क्या हो जाते हैं, ओवरफ्लो हो जाते हैं। ठीक है, जो हमारी कैनाल्स होती हैं, नदी नाले होते हैं, इनमें जो वाटर की मिकदार है वो ज़्यादा हो जाती है, पानी की मिकदार ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, और सबसे इनका तो चलो है ही मसला क्योंकि रिवर्स के, नदी नालों के बंद टूट जाते हैं। अगर कोई डैम टूट जाए, ठीक है, तो आपको पता है कि डैम के अंदर कितना कितना पानी स्टोर किया होता है।
तो डैम के टूटने की वजह से भी ज़्यादा मामलात हो जाते हैं, ठीक है। तो हैवी रेनफॉल की वजह से पानी क्या हो जाता है जी, ओवरफ्लो हो जाता है। इसके बाद दूसरी वजह है जी ब्रोकन डैम्स, जो कि मैंने पहले डिस्कस किया है, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसे डैम्स हैं या दुनिया के अंदर ऐसे डैम्स हैं जो कि ओल्ड हैं, जिनकी मेंटेनेंस नहीं की गई, ठीक है। तो जब इनके अंदर पानी बढ़ता है तो वो टूट जाते हैं। इनके टूटने की वजह से तो पानी का जो मिकदार, तो जो वाटर का फ़्लो है वो तो एक्सेस ही होता है, ठीक है। मतलब कि पानी की मिकदार ज़्यादा हो जाती है लेकिन उसके फ़्लो की फास्टनेस, ठीक है, स्पीड भी ज़्यादा हो जाती है। जब आपको पता है कि पानी की स्पीड ज़्यादा होती है तो वो घर भी बहा के ले जाता है, फसलें तो दूर रही, वो इंसानों को बहा के ले जाता है जी। और आपको पता है कि जब दरिया टूटता है या नदी नाले टूटते हैं या उनके बंद टूटते हैं तो पानी 1 किलोमीटर आधा किलोमीटर तक जाता है, लेकिन जब डैम टूटता है तो वहाँ डैम के करीब करीब 10 से 15 किलोमीटर के लोग जितने भी होते हैं वो सब के सब मुतासिर होते हैं। इसके बाद नंबर 3 पे है जी पुअर ड्रेनेज सिस्टम। जो सीवरेज का सिस्टम है या ड्रेनेज का सिस्टम है, आपको पता है गलियों में पानी आ जाए तो अगर गटर वगैरह या जिनके अंदर पानी जाता है वही बंद हो जाए, क्योंकि उनके अंदर एक नॉर्मल कैपेसिटी होती है कि इससे ज़्यादा पानी वो एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमारी गलियों में, जो पाकिस्तान का गलियों का जो रोड का सिस्टम है वो थोड़ा सा पुअर है, ठीक है, प्रॉपर सिस्टम नहीं बना हुआ, ठीक है। घर वाले पानी बहा दें तो वो बढ़ जाता है, तो जब बारिशों का पानी आता है तो वो इतना एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, जो कि फिर सतह ज़मीन के ऊपर खड़ा रहता है, ठीक है। ये भी फ्लड का सबब बनता है। नंबर 4 पे जो फ्लड का काज है वो है जी मेल्टिंग स्नो। जब स्नो मेल्ट होती है, जब ग्लेशियर मेल्ट होते हैं जी, तो आपको पता है जब सर्दियाँ होती हैं तो हैवी टाइप स्नो होती है माउंटेन पे, तो जब उन पे टेम्परेचर बढ़ता है तो वो फिर जो स्नो है वो वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। वाटर में कन्वर्ट होने के बाद वो रिवर में जाती है, रिवर क्या हो जाते हैं, ओवरफ्लो हो जाते हैं। ओवरफ्लो होने की वजह से पानी बाहर आ जाता है और जो फ्लड का सबब बन जाता है। नंबर 5 पे हमारे पास पॉइंट है जी लैक ऑफ वेजिटेशन कवर। ये एक न्यू ही पॉइंट है जो आपने पहली दफ़ा ही सुना होगा शायद। जब आपको पता है कि किसी एरिया में दरख्त ज़्यादा हो, ठीक है, घास ज़्यादा हो, तो वो पानी जो माउंटेन से पानी बहता है वो उसकी मिकदार को क्या कर देता है जी, कम कर देता है, ठीक है। तो पाकिस्तान के अंदर जो वेजिटेशन कवर है, ठीक है, वो कम है। कम होने की वजह से वो जो पानी माउंटेन से आता है वो डायरेक्ट फ्लड का सबब बन जाता है। अच्छा, ये रिकमेंडेशन के अंदर भी पॉइंट आ सकता है। देखिए यहाँ पे कॉजेज़ ऑफ फ्लड में क्या आ रहा है, लैक ऑफ वेजिटेशन कवर। जब आप सजेशन देंगे कि फ्लड को किस तरह से रोका जा सकता है तो आप कह सकते हैं बाय ग्रोइंग वेजिटेशन, ठीक है। ये दोनों में पॉइंट फिट हो सकता है जी। अब बात करते हैं फ्लड 2020 ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो 2022 में फ्लड आया जिसकी तबाहकारियाँ पूरी दुनिया को पता लग गई थी, ठीक है, उसकी बात करते हैं जी। ये फ्लड इस वजह से आया कि पाकिस्तान में जो मानसून की रेनफॉल है वो अमाउंट से ज़्यादा हो गया एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स। जैसा कि पिछले सालों में होता है उसकी बनिस्बत इस दफ़ा जो मानसून की बारिशें थी वो हद से ज़्यादा हुई। अगर अगस्त की बात करें 2022 की, तो पाकिस्तान में जो रेन हुई वो 3 टाइम्स ज़्यादा थी, ठीक है। वो कितनी थी जी, 3 टाइम्स मोर देन प्रीवियस ईयर्स थी। इससे पहले की बात करें तो 1961 में अगस्त में ऐसा ही रेनफॉल आया था, ठीक है, जो कि इस दफ़ा देखने को मिला। तो आपको पता है कि जब एक कंट्री वन टाइम फ्लड को देखता है, ठीक है, तो सिंध और बलूचिस्तान में जो बारिशें होती हैं तो उनकी बनिस्बत 7 या 8 गुना ज़्यादा बारिशें हुई, ठीक है। तो जब 8 टाइम्स मोर देन रेनफॉल होगा तो वो फ्लड का ही सबब बनेगा। यहाँ पे थोड़े से फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात कर लें। नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसे हम NDMA कहते हैं, जो कि इस्लामाबाद के अंदर है, ये चीज़ों को मैनेज करती है, ये देखती है और ये पॉइंट्स बताती है कि कितने लोग अफेक्टेड हुए। इनके मुताबिक ये है कि पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 33 मिलियन क्या हुए जी, अफेक्टेड हुए, और 1.7 मिलियन होम्स अफेक्टेड हुए और 1700 पीपल ने अपनी ज़िंदगी गंवा दी। अगर टोटल कॉस्ट की बात की जाए कि पाकिस्तान को कितनी कॉस्ट का खमियाजा भुगतना पड़ा, तो तकरीबन $30 बिलियन का पाकिस्तान को नुकसान हुआ जी। अगर रोड्स की बात करें तो 6700 किलोमीटर तक का रोड पाकिस्तान का अफेक्टेड हुआ। अगर ब्रिजेज़ की बात की जाए तो 269 ब्रिजेज़ डिस्ट्रॉयड हुए, ठीक है। इसके अलावा हेल्थ सेंटर्स या हॉस्पिटल्स या क्लिनिक्स वगैरह की बात की जाए तो 1460 यानी कि 1460 हेल्थ यूनिट्स भी डिस्ट्रॉयड हुए। अगर पाकिस्तान के अंदर स्कूल्स की बात की जाए तो 18590 स्कूल डैमेज हुए। अगर लाइव स्टॉक की बात की जाए तो 7.5 लाख या 7.5 लाख लाइव स्टॉक
किल्ड हो गया। लाइव स्टॉक में क्या होता है, जिसमें फिशेस हो जाए, मुर्गियाँ हो जाएँ, इसके अलावा भैंसें वगैरह हो जाएँ, ठीक है, ये सारी लाइव स्टॉक के अंदर ही आती हैं। तकरीबन 7.5 लाख लाइव स्टॉक किल्ड हो गया जी। अगर पाकिस्तान के क्रॉप्स का एरिया देखा जाए तो 18,000 स्क्वायर किलोमीटर क्रॉप्स पाकिस्तान की रुइन हो गई, बर्बाद हो गई। और पाकिस्तान को सिर्फ क्रॉप्स की वजह से $2.3 बिलियन नुकसान हुआ। तो अगर अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी जो कि एंटोनियो गुटरस हैं, उनका क्या कहना था इस अफेक्ट के बारे में, वो कहते हैं जी, आई हैव सीन मैनी ह्यूमैनिटेरियन डिज़ास्टर इन दी वर्ल्ड बट आई हैव नेवर सीन क्लाइमेट कार्नेज ऑन दिस स्केल। वो कहते हैं कि मैंने दुनिया के अंदर है ना बहुत ज़्यादा डिज़ास्टर, कुदरती आफात देखी, लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर कुदरती आफत आई है, जो सैलाब आया है, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। इसमें तो हमने देख लिया कि पाकिस्तान के अंदर जो फ्लड आया इसकी क्या क्या तबाहकारियाँ हुई। अब बात करते हैं वाई पाकिस्तान इज़ फेसिंग कैटास्ट्रोफिक फ्लड। भाई ऐसा क्यों है कि पाकिस्तान को ही फ्लड का सामना करना पड़ रहा है जी? ऐसी कौन सी वजूहात हैं कि पाकिस्तान में फ़्लड आता है? सबसे पहले हमने फ़्लड देखा क्या होता है, उसके बाद देखा कि फ़्लड क्यों आता है, ठीक है, उसके बाद पाकिस्तान में इसकी क्या तबाहकारियाँ हुई। अब देखते हैं कि फ़्लड आने की बेसिक वजह क्या है जी। मैं आपको बता दूं कि मैंने कहा जी बारिश ज़्यादा हो तो क्या होता है जी, फ्लड आता है। भाई बारिश ज़्यादा होती क्यों है, ठीक है, डैम टूट जाए तो फ्लड आता है, डैम टूटता क्यों है, ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम ख़राब हो तो फ्लड आता है। भाई ड्रेनेज सिस्टम ख़राब होता क्यों है, ठीक है। अब ये वजूहात पढ़ते हैं जी। भाई ऐसे कंट्रीज़ जिसमें क्लाइमेट जो है वो गर्म बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, जो इलाके गर्म बहुत ज़्यादा हों, जैसा कि पाकिस्तान है, जहाँ पे सूरज की या सन की जो वेव्स हैं, जो हीट है वो हद से बढ़ जाए, मतलब कि क्लाइमेट चेंज हो जाए, तो क्लाइमेट चेंज की वजह से फ्लड आते हैं। क्लाइमेट चेंज की वजह से होता क्या क्या जी? सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास एक्सट्रीम हीट वेव्स। तो जो रिसर्चर्स हैं वो कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर अप्रैल और मई के अंदर जो टेम्परेचर था ना वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया था, और कुछ एरियाज़ में 40 डिग्री सेंटीग्रेड भी क्रॉस कर गया था, जो कि पाकिस्तान में नॉर्मली 37, 35, 32 ये रहता था पहले। अब आप कहेंगे जी भाई टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से बारिश का ज़्यादा होना ये कैसे पॉसिबल है? भैया ये होता है कि जब टेम्परेचर ज़्यादा हो तो ज़मीन क्या हो जाती है, गर्म, ठीक है, और इंडियन ओशन में जब हीट वेव ज़्यादा होंगी तो पानी क्या हो जाएगा, अवेपोरेट हो जाएगा, भाप बन जाएगा, भाप बन के वो बादलों में चला जाएगा, ठीक है। बादलों में जैसे ही उन्हें उसे ठंडक महसूस होती है तो वो उस एरिया में क्या हो जाता है जी, बरसना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो जैसे ही मानसून का सीज़न आया तो वो अवेपोरेशन कुछ ज़्यादा ही हो चुकी थी, तो मानसून के सीज़न में जो बारिशें थी वो हद से ज़्यादा हो गई, ठीक है। अगर पाकिस्तान के फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ फॉर क्लाइमेट चेंज, यानी कि क्लाइमेट चेंज के जो फॉर्मर मिनिस्टर थे, फॉर्मर मतलब के साबका रह चुके हैं, ठीक है, जिनका नाम है जी मलक अमीन असलम, वो क्या कहते हैं जी? वो कहते हैं कि अगर जैकबाबाद की बात की जाए तो जैकबाबाद में हम 40 डिग्री सेंटीग्रेड के अबव की बात कर रहे हैं, लेकिन जैकबाबाद में इस मई में 51 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चला गया था। जैकबाबाद पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट प्लेस है जी। सबसे ज़्यादा गर्म प्लेस कौन सी है पाकिस्तान की? जैकबाबाद है। और इन गर्मियों में मई के महीने में जैकबाबाद में 51 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चला गया था। और इस लिहाज से अंदाज़ा लगाया जाए तो जैकबाबाद दुनिया के अंदर, ठीक है, इस ज़मीन के अंदर सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट प्लेसेस में शामिल हो जाती है। दूसरे नंबर पे ग्लोबल कार्बन एमिशंस, ठीक है, पाकिस्तान के अंदर जो ग्लोबल कार्बन एमिशंस हैं इनकी वजह से भी फ्लड आता है जी, या आप कह सकते हैं ये फ्लड का कॉज बनता है। भाई ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, ये इंडस्ट्रीज़ का जो धुआं नहीं होता, ठीक है, ये जब हम हवा के अंदर छोड़ते हैं तो ये क्लाइमेट चेंज का सबब बनता है, और क्लाइमेट चेंज की वजह से बारिशें ज़्यादा होती हैं जी। लेकिन अगर देखा जाए तो ग्लोबल कार्बन एमिशन, यानी कि दुनिया की पूरी कार्बन एमिशन देखी जाए तो पाकिस्तान सिर्फ 0.4%, कितना जी, 0.4% का कार्बन एमिशन करता है, कार्बन का अखराज करता है। लेकिन इतनी कम करने के बावजूद हम विक्टिम बड़े हैं। क्या मतलब ये कि हम हवा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो इंडस्ट्रीज़ की वजह से हम छोड़ते हैं पाकिस्तान, तो वो बहुत कम मिकदार में है, लेकिन हमें इसका खमियाजा ज़्यादा भुगतना पड़ता है। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि भाई दुनिया के अंदर जो बाकी कंट्रीज़ है ना, उनकी कार्बन एमिशंस ज़्यादा है, वो कार्बन का अखराज ज़्यादा करते हैं। कार्बन का अखराज ज़्यादा करने की वजह से जो टेम्परेचर होता है समुद्र की सतह का वो बढ़ जाता है, पानी क्या हो जाता है जी, अवेपोरेट हो जाता है। तो आपको पता है कि इंडियन ओशन में कितने कंट्रीज़ लगते हैं उनकी वजह से, लेकिन जो मानसून में ये सारा का सारा खमियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ता है, ठीक है जी। इन सिंपल वर्ड्स बात करूँ तो जितने कंट्रीज़ हैं वो क्या करते हैं जी, ग्लोबल
कार्बन एमिशन करते हैं। कार्बन एमिशन की वजह से समुंदर या सी लेवल क्या हो गया जी, हॉट हो गया। पानी क्या बन गया जी, अवेपोरेट हो गया, भाप बन गया। भाप बनने की वजह से जब मानसून का मौसम आता है, ठीक है, तो पाकिस्तान को इसका ज़्यादा खमियाजा भुगतना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि मानसून का जो सिस्टम है पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा मौसम पाए जाते हैं, ठीक है। तो और पाकिस्तान के अंदर जो मानसून का टेन्योर है, जो दौर है, ठीक है, वो ज़्यादा है। इसके बाद नंबर 3 पे है हमारे पास इंटेंस लो एयर प्रेशर। आपको पता है कि जब एयर प्रेशर लो हो जाए, ठीक है, पाकिस्तान में हीट वेव ज़्यादा होने की वजह से जो एयर का प्रेशर है वो कम हो गया। अब जो समुंदर के अंदर जो हीट वेव्स पैदा होंगी, जो पानी अवेपोरेट होगा, ठीक है, हवा हमेशा हाई से लो एयर प्रेशर की तरफ चलती है। तो अब मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में एयर का जो प्रेशर है वो लो है और जो समुंदर की सतह पे है वो ज़्यादा है, ठीक है। तो समुंदर की सतह से जितना पानी अवेपोरेट हुआ होगा वो लो एयर प्रेशर की तरफ आएगा। आपको पता है समुंदर के साथ कौन कौन से हमारे प्रोविंसेस लगते हैं, एक बलूचिस्तान लगता है और दूसरा सिंध लगता है, ठीक है। तो लो एयर प्रेशर इनकी तरफ आएगा, यानी कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जब हवा चलेगी तो पानी अवेपोरेट होगा जो वो यहाँ पे आके बरसेगा। इसके बाद नंबर 4 पे बात की जाए तो पाकिस्तान की जो मैनेजमेंट है वो बड़ी पुअर है जी, पुअर मैनेजमेंट है। तो पाकिस्तान की जो मैनेजमेंट है वो अच्छी नहीं है, ठीक है। हमें जो पाकिस्तान की मैनेजमेंट है उसकी जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट है वो बहुत पुअर है। वहाँ की जो म्यूनसिपल सर्विसेज हैं पाकिस्तान की वो बहुत ही पुअर है। और एक और भी वजह है कि ज़्यादातर लोग उन्हीं इलाकों में रहते हैं जो फ्लड का अफेक्ट ज़्यादा हो सकता है जहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे इलाकों में जो सतह ज़मीन से नीचे हैं, जहाँ का ड्रेनेज सिस्टम ख़राब है, जहाँ पे फ्लड के असरात ज़्यादा मरतब हो सकते हैं, ठीक है, ज़्यादातर पाकिस्तान के लोग रहते भी वहाँ पे है, ठीक है। तो ये भी एक वजह है कि पाकिस्तान की जो मैनेजमेंट है उनको अभी तक उन लोगों को मैनेज नहीं कर सकी या उन लोगों को किसी और जगह पे शिफ्ट ना कर सकी, ठीक है, जिसकी वजह से थाउजेंड्स ऑफ लाइफ का नुकसान हो गया जी। इसके बाद बात करें तो ग्लेशियर का मेल्ट होना, ठीक है। जब आपको पता है कि हीट वेव ज़्यादा होंगी, गर्मी ज़्यादा होगी, सूरज की जो वेव्स हैं उनका टम्परेचर ज़्यादा होगा, तो जो पाकिस्तान के अंदर ग्लेशियर हैं वो मेल्ट ज़्यादा होंगे। जब मेल्ट ज़्यादा होंगे तो वो उनका पानी रिवर्स के अंदर ज़्यादा आएगा जो कि फ्लड का क्या बन जाएगा, सबब बन जाएगा। तो पाकिस्तान के अंदर हिमालय रेंज देख लें, हिंदू कुश रेंज देख लें, ठीक है, यहाँ पे ग्लेशियर्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। और जब इनसे पानी पिघलता है, ठीक है, मेल्ट होता है, तो वो इंडस रिवर में जाता है और इंडस रिवर और इसके साथ जो ट्रिब्यूटरीज लगती हैं या इसके साथ नदी नाले जो फसलें हैं उसमें जाता है जो कि फ्लड का सबब बन जाता है जी। इसके बाद बात करें तो ब्रीचिंग डैम्स। तो पाकिस्तान के अंदर जो डैम्स का टूट जाना ये भी फ्लड का एक सबब है जी। तो इस दफ़ा बलूचिस्तान के अंदर तकरीबन 7 डैम जो छोटे छोटे डैम से वो टूट गए, ठीक है, क्योंकि उनमें जो वाटर था उनकी मिकदार से ज़्यादा भर गया जो कि वो उनकी स्टोरेज कैपेसिटी से ज़्यादा था। क्योंकि जब भी डैम बनाया जाता है तो उसकी स्टोरेज कैपेसिटी जो होती है वो मेंशन कर दी जाती है। आसान लफ्ज़ों में बताऊं तो जैसे हम बाइक पे कहते हैं जी इतने लोग बैठ सकते हैं, इससे ज़्यादा बैठेंगे तो बाइक सही नहीं चलेगी या उसका टायर बैठ जाएगा। इसी तरह डैम की जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो एक फ़िक्स होती है। अगर उस फिक्स मिकदार से फिक्स क्वांटिटी से अबव वाटर स्टोर किया जाएगा तो वो फ्लड का सबब बनेगा या डैम के टूटने का सबब बनेगा। अब बात करते हैं वाई पाकिस्तान इज़ वल्नरेबल फेसिंग फ्लड्स। वल्नरेबल होता है जी कमज़ोर। पाकिस्तान इतना कमज़ोर क्यों है फ्लड को फेस करते हुए, ठीक है। जो फ्लड है बाकी कंट्रीज़ के अंदर भी आता है लेकिन वो उसको मैनेज कर लेते हैं, डैम टूट जाए, क्लोवर ना उगाया हो, उनकी मैनेजमेंट पुअर हो, ये सारे मामलात हों, लेकिन वो फिर भी जो है पॉलिसीज़ उनकी अच्छी होती हैं तो फ्लड आने से पहले ही मैनेजमेंट कर लेते हैं। फ्लड के जो असरात हैं उन पे इतने नहीं मुरतब होते जितने कि पाकिस्तान पर हुए। तो भाई पाकिस्तान फेसिंग फ्लड्स में वल्नरेबल इसलिए सबसे पहली है जी कॉलोनियल पॉलिसीज़। कॉलोनियल का मतलब क्या होता है? कॉलोनियल जब भी लफ्ज़ बोला जाएगा तो अगर पाकिस्तान और इंडिया के लिहाज से बोला जाए तो इसका मतलब यही होगा बरतानिया का राज। जब बरतानिया यहाँ पे था तो जब बरतानिया यहाँ पे था तो उनके 3 मेन ऑब्जेक्टिव थे बरसगीर के अंदर। उनका जो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको गेन किया जाए, जो एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन है उसको ज़्यादा किया जाए और एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन से ज़्यादा ज़र मुबादला कमाया जाए, पैसे कमाए जाए। लेकिन हुआ ये कि जैसे ही पाकिस्तान और इंडिया अलग-अलग होते हैं 1947 के बाद पाकिस्तान नई पॉलिसीज़ नहीं बनाता, वही उनकी पॉलिसीज़ को ही चलाता है। भाई अब सवाल ये है कि कॉलोनियल पॉलिसीज़ की वजह से पाकिस्तान पे क्या इफ़ेक्ट पड़ा।
भाई उन्होंने क्या किया कि ज़्यादा से ज़्यादा लकड़ी हासिल की, जो फॉरेस्ट थे उन्हें ख़त्म कर दिया, ठीक है। यानी कि जो जंगलात वगैरह थे उनको ख़त्म कर दिया, जो दरख्त लगे हुए थे उनको ख़त्म कर दिया, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फर्नीचर बनाया जा सके, इंडस्ट्री की प्रोडक्ट्स बनाई जा सकें, ठीक है। उन्होंने क्या किया कि एग्रीकल्चर का जो सेक्टर था इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन की। आपको पता है कि जब एक फसल में ज़्यादा प्रोडक्शन कर ली जाए तो वो हर दफ़ा एक ही प्रोडक्ट करने से जो ज़मीन है वो अपनी नशोनुमा छोड़ देती है, ठीक है। होना ये चाहिए कि एक फसल उगाने के बाद दूसरी फसल उगाई जाती है, वरना ज़मीन क्या हो जाती है, बंजर हो जाती है। तो जो गोरे थे उन्होंने क्या किया कि यहाँ से ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लॉइट किया, निकाला, जो कि बाद में हम मैनेज ना कर सके, जो कि इन्वायरमेंटल इम्बैलेंस का बन गया, सबब बन गया। मतलब ये कि पाकिस्तान के अंदर जब दरख्त कम हो गए, जब ज़मीनें कुछ हद तक बंजर हो गई, जो कि सिंध के इलाके की बंजर हो चुकी हैं, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है कि जब टम्परेचर बढ़ता है तो टम्परेचर के असरात ज़्यादा होते हैं, ठीक है। इन सिंपल वर्ड्स बताऊं तो जब कार्बन डाइऑक्साइड को एमिशन की जाती है, इंडस्ट्री की जो धुआं है वो छोड़ा जाता है, अगर दरख्त ज़्यादा हो तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। जब दरख्त ही नहीं होंगे तो वो फिर इन्वायरमेंटल इम्बैलेंस का सबब बनेंगे, क्लाइमेट चेंज का सबब बनेंगे, जो कि एट दी एंड फ्लड का सबब बन जाता है जी। दूसरे नंबर पे है जी इलीगल लॉगिंग एंड डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। इसकी वजूहात मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि पाकिस्तान के अंदर क्या है जी, जो लकड़ी का कम होना, दरख्तों का कम होने की वजह से डिफॉरेस्टेशन, यानी कि डिफॉरेस्ट का मतलब फॉरेस्ट का खात्मा। अगर पाकिस्तान के टोटल एरिया को देखा जाए तो पाकिस्तान के सिर्फ 4.5% एरिया पे फॉरेस्ट हैं, दरख्त लगे हुए हैं, ठीक है। और कह लें जो 95.5% जो है वो पाकिस्तान का ऐसा एरिया है जहाँ पे फॉरेस्ट नहीं है। अगर दुनिया की बात की जाए तो दुनिया के अंदर जितने कंट्रीज़ पाए जाते हैं उनमें ये होता है कि 25% क्या होता है जी, फॉरेस्ट होता है। और पाकिस्तान का कितना है जी, सिर्फ 4.5% है। तो फॉरेस्ट का कम होना भी एक वजह बन सकती है फ्लड की, या हीट वेव्स की, या क्लाइमेट चेंज की। तो भाई फॉरेस्ट कम होना की वजह, ठीक है, पाकिस्तान को कमज़ोर बना देता है। अगर फ्लड आता है तो पाकिस्तान उसको सही तरह मैनेज नहीं कर पाता। इसके बाद जी डेर्थ ऑफ रेगुलर मेंटेनेंस। पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जो कि रेगुलर जो रिवर्स हैं उनको विज़िट करे, जो कैनाल्स हैं उनको विज़िट करे, जो जहाँ से मट्टी कम है या ज़्यादा है उसको ठीक किया जा सके, यानी कि इनकी देखभाल, इनकी मेंटेनेंस नहीं की जाती, ठीक है। जब कैनाल्स रिवर्स की सही तरह मेंटेनेंस नहीं की जाती, ठीक है, होता यह है कि वो कोई भी उसका बंद टूट जाता है और वो किसी भी पूरे के पूरे गांव को बहा के ले जाता है जी। अगर इनकी प्रॉपर मेंटेनेंस हो तो इससे भी पाकिस्तान बच सकता है। तो पाकिस्तान की ये मेंटेनेंस ना होने की वजह से पाकिस्तान इस लिहाज से भी कमज़ोर दिखाई देता है जी। इसके बाद देखें जी इल्लीगल कंस्ट्रक्शंस। आपको पता है कि जो भी रिवर होते हैं या समुंदर होता है या कैनाल्स होती हैं उसके साथ कंस्ट्रक्शन करना गैर कानूनी है, ठीक है। पाकिस्तान इस मामले में भी सही से जांच पड़ताल नहीं कर पाता। लोग क्या करते हैं कि जो स्पीडी फ्लड होते हैं उसके साथ क्या कर लेते हैं जी, होटल्स बना लेते हैं, अपने घर बना लेते हैं, पार्क्स वगैरह बना लेते हैं, या टूरिज़म का कोई कॉन्सेप्ट बना लेते हैं, जो कि टोटली गैर कानूनी है। ज़्यादातर एरिया देखा जाए, सवात का एरिया देखा जाए, कश्मीर का एरिया देखा जाए, सिंध के कुछ एरियाज़ हैं, वहाँ पे उन्होंने क्या की हुई है जी, गैर कानूनी कंस्ट्रक्शंस की हुई हैं, ठीक है। और जब भी फ्लड आता है, आपको पता है दरिया बहेगा तो सबसे पहले होटल्स जो उसके करीब है उन्हें बहा के ले जाएगा। ये काम होता है लोकल गवर्नमेंट का, ठीक है। और पाकिस्तान की जो लोकल गवर्नमेंट है वो हद से ज़्यादा वीक है, ठीक है। वो तो गलियों की मामलात, गलियों को पक्का नहीं करवाती, ठीक है। ये छोटे छोटे मसाइल को नहीं देखती तो वो बड़े मसाइल को किस तरह देखे, ठीक है। तो वीक लोकल गवर्नमेंट भी, या इलीगल कंस्ट्रक्शन, वीक लोकल गवर्नमेंट वजह बनती है इलीगल कंस्ट्रक्शंस की। और इलीगल कंस्ट्रक्शन वजह क्या बनती है, फ्लड के मुतासिर होने की। इसके बाद नंबर 5 पे पाकिस्तान वल्नरेबल क्यों है, पुअर ड्रेनेज कैपेसिटी। पाकिस्तान का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो बहुत ही पुअर है जी। ख़ास तौर पे अगर देखा जाए तो शहरी इलाके, या पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर टाउन प्लानिंग नहीं है। आपने देखा है जहाँ पे टावर लगा होता है, टावर के नीचे लोगों ने घर बनाए होते हैं, ठीक है। प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, जैसा कि गाँव का है वैसा ही इस वक्त शहरों में इम्प्लीमेंट है। खसूसी तौर पर लाहौर का देख लिया जाए, वो एक कतील सिपाही थे, वो कहते हैं जी जब भी लाहौर में बारिश होती है तो ऐसे लगता है कि रावी है, ठीक है, लाहौर रावी लगता है मुझे। तो पाकिस्तान के अंदर टाउन प्लानिंग मुकम्मल ना होना, सोसाइटीज़ के अंदर फिर भी बेहतर है, लेकिन जो दूसरे एरियाज़ हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को देखा जाता है जी। नंबर 6 पे हमारे पास पॉइंट है जी अनइवन डेवलपमेंट एंड इनइक्वालिटी। अगर आप ये फ्लड देखा जाए, अर्थक्वेक देखा जाए, या कुदरती आफात देखी जाए तो सबसे ज़्यादा जो अफेक्ट होता है वो बलूचिस्तान होता है,
सिंध का रूरल एरिया और पंजाब का साउथर्न, ठीक है, आप इसे जनूबी पंजाब भी कह सकते हैं। ये एरिया सबसे ज़्यादा क्या होते हैं, अफेक्ट होते हैं जी। ये एरियाज़ इसलिए अफेक्ट होते हैं कि पाकिस्तान का जो बजट पास होता है, जो इकोनॉमिक होता है, वो आपको पता है कि पॉपुलेशन बेस चारों सूबों में जो पैसे हैं वो डिवाइड होते हैं। पंजाब की बात की जाए तो इस्लामाबाद, फैसलाबाद, लाहौर जिसमें सर फहरिस्त है, इस पे ज़्यादा इन्वेस्ट किया जाता है। जो इलाकों की डेवलपमेंट अच्छी नहीं है उन पर इन्वेस्ट नहीं किया जाता, जैसे कि जनूबी पंजाब है, बलूचिस्तान है, सिंध है। इन एरियाज़ में प्रॉपर डेवलपमेंट ना होना, इन एरियाज़ को अच्छा ना बनाना, इन पे इन्वेस्ट ना करना, जो इन एरियाज़ को पुअर बनाता है। और हर दफ़ा इन्हीं एरियाज़ को, जो भी पाकिस्तान के अंदर आफत आती है, इन्हीं एरियाज़ को भुगतनी पड़ती है। नंबर 7 पे है हमारे पास ज़ीरो कॉन्टीजेंसी प्लान। पाकिस्तान जो है वो रिएक्टिव अप्रोच को पर बिलीव करता है, ना कि प्री एम्प्टिव प्लानिंग। क्या मतलब ये कि जब फ्लड आ जाता है तब ही मसाइल को देखता है कि भाई इसको अब हल करना है, तब ही उसकी तरफ तवज्जो करता है, ना कि पहले से ऐसा कोई प्रॉपर सिस्टम बनाता है कि भाई अगर फ्यूचर में आ जाए तो हम सेफ़ रहेंगे। तो भाई एमरजेंसी आने से पहले ही अगर उसका पहले से ही कोई मामला प्लान किया हो तो उस आफत से बचा जा सकता है। लेकिन इमरजेंसी मोड में फिर आपको पता है कि नुकसान तो होगा ही होगा। इसलिए जो पाकिस्तान की जो पॉलिसी है वो है जी ज़ीरो कॉन्टीजेंसी प्लान। यहाँ पे आखिरी लाइन में मैंने लिखा हुआ है जी, हाउएवर इन पाकिस्तान आवर अथॉरिटीज़ वेक अप ओनली व्हेन डिजास्टर स्ट्राइक। भाई जब कुदरती आफत आती है तभी ये जागते हैं, अदरवाइज़ ये नहीं जागते। जैसे कि वो मरी के अंदर मसला बना था, आपको पता है कि लोग हद से ज़्यादा एंटर हो चुके थे। मरी की इतनी कैपेसिटी नहीं है भैया कि वहाँ की मैनेजमेंट को पता होना चाहिए कि इतने लोग टूर पर आ चुके हैं, अब बाकी लोगों को एंटर ना होने दिया जाए। तो मरी के अंदर कितने लोगों की डेथ हो गई। तो पाकिस्तान के अंदर जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है वो इंतहाई पुअर है। अब हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं जी कंसिक्वेंसेस ऑफ फ्लड 2022 के। पाकिस्तान के अंदर जो फ्लड 2022 आया था वो तो हमने एक नॉर्मल सी बात की थी। अब डिटेल में बात करते हैं कि पाकिस्तान में जो फ्लड आया कि किन किन सेक्टर पे कितना कितना लॉस हुआ। सबसे पहले एग्रीकल्चरल लॉस की बात करें तो जिसमें सर फहरिस्त कॉटन है, तो 50% जो कॉटन की क्रॉप्स थी वो डैमेज हो गई। इसके अलावा वेजिटेबल्स की बात करें, पाम्स की बात करें, शुगर केन की बात करें जिससे चीनी बनती है, चावल की बात करें, ये सारी की सारी फसलें क्या हो गई, डैमेज हो गई। तो पाकिस्तान पूरे के अंदर 9.4 मिलियन एकड़ जो ज़मीन थी जिसमें फसलें उगती थी वो डैमेज हो गई। जिसमें से अगर वन बाय वन बात की जाए तो 4.8 मिलियन एकड़ सिंध की है, 2.7 मिलियन एकड़ पंजाब की है, 1.2 मिलियन एकड़ बलूचिस्तान की है, 0.77 मिलियन एकड़ KPK की है। तो इसमें देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो अफेक्ट हुआ क्रॉप्स के लिहाज से सिंध को हुआ, दूसरे नंबर पर पंजाब को हुआ, तीसरे नंबर पर बलूचिस्तान को हुआ, चौथे नंबर पर KPK को हुआ। अगर लाइव स्टॉक की बात की जाए तो 1.1 मिलियन लाइव स्टॉक जो किल्ड हो गया, और 1.1 मिलियन में 5 लाख सिर्फ बलूचिस्तान का था, और तकरीबन 4.5 लाख सिंध का बनता है, और 2 लाख के करीब पंजाब का बनता है। तो सबसे ज़्यादा लाइव स्टॉक में नुकसान किसको हुआ, बलूचिस्तान को हुआ, उसके बाद सिंध को हुआ, और एट दी एंड पंजाब को हुआ। दूसरे नंबर पर प्रेसिंग इकोनॉमी, तो इनका सबका नुकसान ये हुआ कि पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत कम हो गई। ठीक है, पाकिस्तान का जो GDP ग्रोथ रेट था जो कि पाकिस्तान एक सेट किया हुआ था वो भी लॉस हो गया, और पाकिस्तान के स्टेट बैंक को पाकिस्तान में अब पैसे ना होने के बराबर हैं, जो कि फ़ॉरेन रिजर्व्स रखे हुए हैं, ना होने के बराबर हैं। पाकिस्तान के अंदर इन 6 महीनों में जो महंगाई है वो बहुत ज़्यादा हो गई, और इस महंगाई ने तकरीबन 47 ईयर का रिकॉर्ड तोड़ दिया। ठीक है, जो चीज़ 100 रुपये की थी, यानी कि हर चीज़ की जो प्राइस है वो डबल ट्रिपल हो गई। और इन सब की वजूहत ये थी कि जो यूक्रेन और रशिया का मसला चल रहा है, जिसका लेक्चर हमने कवर कर लिया हुआ है, वहाँ से फ्यूल आना बंद हो गया। ठीक है, और पाकिस्तान के अंदर जो चीज़ें पहले से मौजूद थी वो तो ख़राब हो गई, या क्रॉप्स थी जिस पे पाकिस्तान की इकॉनमी बेस करती है वो सब का सब क्या हो गया जी, डैमेज हो गया। इसके बाद हाइट एंड पोवर्टी, जो फ्लड की वजह से जो पोवर्टी का स्केल था वो बढ़ गया। फ्लड की वजह से तकरीबन 9 मिलियन पाकिस्तानी पोवर्टी, गुर्बत की ज़िंदगी में चले गए। गुर्बत की ज़िंदगी में क्यों गए, क्योंकि उन एरियाज़ में वो जो जॉब्स करते थे वो भी गई, लाइव स्टॉक जिन पे वो डिपेंड करते थे वो भी ख़त्म, वो जिस फसलों पे डिपेंड करते थे वो भी ख़त्म हो गई, वो जिन स्कूलों में पढ़ते थे वो भी ख़त्म, वो जिन स्कूलों में पढ़ाते थे वो भी ख़त्म। तो ये सारे के सारे लोग, तकरीबन 9 मिलियन पीपल पोवर्टी की ज़िंदगी में चले गए। अगर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो 5.3 मिलियन पीपल जो थे उन्हें जॉब से हाथ धोना पड़ा। इसके बाद कंसिक्वेंसेस ऑफ फ्लड 2022 में आता है जी डिस्प्लेसमेंट, फैटेलिटीज़ एंड इंजरीज़। पाकिस्तान के तकरीबन 84 डिस्ट्रिक्ट
जो क्लेमिटी हिट जिस पे कुदरती आफत आई, जिसमें से बलूचिस्तान के 32 शहर हैं, सिंध के 23 शहर हैं, केपी के 17 हैं। और टोटल लोगों की बात की जाए तो 33 मिलियन पीपल अफेक्ट हुए और 7.9 मिलियन पीपल्स को अपनी जगह छोड़ के किसी और जगह क्या होना पड़ा जी, शिफ्ट होना पड़ा। और तकरीबन 40 डिस्ट्रिक्ट जिसमें बताया गया था कि भाई इसमें क्लेमिटी हिट हो सकती है, उसमें से तकरीबन 8 लाख लोग हिजरत करके दूसरे शहरों में चले गए। इसके बाद बात की जाए तो स्प्रेड ऑफ वाटरबोर्न डिसीज़। फ्लड के बाद क्या हुआ कि बीमारियों में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया, जिसमें डायरिया है, डेंगू है, फीवर है, स्किन इन्फेक्शन है, टाइफाइड है, मलेरिया है, कोरोना वायरस है, सांपों का काट जाना है। क्योंकि जैसे ही फ्लड ख़त्म हुआ तो वहाँ पे गंदगी और बीमारियाँ फैल गई। इसके बाद इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करते हैं जी। तो भाई फ्लड की वजह से ये हुआ कि जो हमें फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती थी, FDI फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो भी ख़त्म हो गई। दूसरे नंबर पे कोरोना वायरस था और दूसरा फ्लड आ गया पाकिस्तान में। तो इन दो वजूहात की वजह से पाकिस्तान के अंदर जो एनर्जी की प्राइसेस है वो बढ़ गई और फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कम हो गई, जिसका जो डायरेक्ट असर पड़ा वो पाकिस्तान के इंडस्ट्रियल सेक्टर पे पड़ा। तो कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ को अफेक्ट हुआ जी? टेक्सटाइल हो गई, फूड हो गई, तंबाकू हो गई, पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज़ हो गई, कॉटन क्रॉप डिवास्टेशन, इसके बाद टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गई। ये सारी की सारी पाकिस्तान में बंद होगी। अभी पिछले दिनों में जो एक बड़ी पाकिस्तान की टेक्सटाइल मिल्स बंद हुई है जिसका नाम स्पिनिंग है, क्योंकि उनके पास इतने अखराजात नहीं है कि वो इंडस्ट्री को दोबारा से रन कर सकें। अगर टोटल मेजर किया जाए तो पाकिस्तान की 70% टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद हो गई जी। और आपको पता है कि जब 70% टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद होगी तो लोग क्या हो जाएंगे? अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। और लोग तो अनएम्प्लॉयड होंगे ही होंगे। दूसरा ये कि जब हम उन इंडस्ट्री का जो माल बाहर हम बेचते थे, अब बाहर नहीं बेचते, ठीक है, तो पाकिस्तान की क्या होगी? एक्सपोर्ट कम हो गई, इंपोर्ट ज़्यादा हो गई। जब हम बाहर से चीज़ खरीदेंगे तो वो हमें महंगी पड़ेगी। तो पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट थी वो तकरीबन $4 बिलियन कम हो गई। इसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो पाकिस्तान में जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डैमेज हुआ वो देखते हैं जी। तो 5000 किलोमीटर से ज़्यादा के रोड्स क्या हो गए? टूट गए, जो कि पाकिस्तान ने बनाए हुए थे। जब आपको पता है कि रोड टूट जाते हैं तो वहाँ पर रहने वाले लोगों तक फूड पहुँचाना, मेडिसिन पहुँचाना पाकिस्तान के लिए क्या हो गया था? मुश्किल हो गया था। तकरीबन 1.4 मिलियन पीपल्स जो हैं, इनके जो घर थे वो डिस्ट्रॉयड हो गए और इनके घरों की जो कीमत थी वो तकरीबन थी $1.6 बिलियन, ठीक है। 269 ब्रिजेस, 1460 हेल्थ यूनिट्स और 18,590 स्कूल डैमेज, ठीक है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि 18,500 स्कूल बंद हो गया, 270 जो ब्रिजेस थे वो टूट गए, ठीक है। इसके अलावा जो 1460 हेल्थ यूनिट्स थे वो डैमेज हो गए। और यानी कि एक टेम्परेरी सा एस्टीमेट लगाया गया है या रफली एस्टीमेट लगाया गया है, वो ये कि $2.5 बिलियन चाहिए इन रोड्स को, इन ब्रिजेस को, इन हेल्थ यूनिट्स को, इन स्कूल्स को दोबारा से बनाने के लिए। अब हम आते हैं जी व्हाट नीड टू बी डन। भाई हमने सारा कुछ पढ़ लिया, फ्लड क्या होता है, इसके कंसिक्वेंसेस पाकिस्तान पे क्या हुए, क्यों आता है, ठीक है, पाकिस्तान इतना कमज़ोर क्यों है। अब हमें करना क्या चाहिए? हमें क्या करने की ज़रूरत है कि फ़्लड अब अगेन आए तो पाकिस्तान इससे बचा रहे। सबसे पहला जी अफॉरेस्टेशन ऑन एक्सटेंसिव स्केल। पाकिस्तान को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्ट लगाने की ज़रूरत है। इसके अलावा जो इलीगल कंस्ट्रक्शंस हैं इन्हें ख़त्म करने की ज़रूरत है। इसके अलावा जो वार्मिंग सिस्टम है पाकिस्तान का उसको बेहतर बनाने की ज़रूरत है। इसके अलावा जो पाकिस्तान के अंदर जो डेवलपमेंट है वो सस्टेनेबल होनी चाहिए, मतलब कि ऐसे एरियाज़ जो जिन पे फ्लड के असरात ज़्यादा मुरतब हो सकते हैं वहाँ पे डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है, वहाँ पे डैम बनाने की ज़रूरत है जी। इसके अलावा जी कंस्ट्रक्शंस ऑफ रिवर वॉल्स एंड वेजिटेशन कवर, हमें जो दरिया हैं उन पे बंद बनाने की ज़रूरत है, उनके साथ दीवारें बनाने की ज़रूरत है, उनकी साइडें ऊंची करने की ज़रूरत है। इसके अलावा बेटर अडेप्टेशन पॉलिसीज़, हमें अच्छी पॉलिसीज़ अपनाने की ज़रूरत है ताकि हमारा फ्यूचर में दोबारा ऐसा नुकसान ना हो। हमें ज़्यादा से ज़्यादा डैम बनाने की ज़रूरत है। हमें जो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है इस पर ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, इसमें ज़्यादा लोगों की भर्ती की ज़रूरत है ताकि ये अपनी जो काम है वो अच्छे से कर सकें, ठीक है, क्योंकि अब लोग कम हैं तो वो जितना मखसूस तबके को ही देखेंगे। इसके बाद इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन, ठीक है, जो NDMA है, जो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, इनका दूसरों के साथ वर्क होना चाहिए। ये लोगों को बताए कि भाई अगर हम मौजूद नहीं हैं तो आप खुद से कौन कौन सी एफ़र्ट्स कर सकते हैं, ठीक है, सेमिनार्स कंडक्ट करें, उन्हें गाइड करें। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर जो
ड्रेनेज सिस्टम है उसको बेहतर बनाने की ज़रूरत है। इसके बाद इन्वायरमेंटल फ्रेंडली एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन, ऐसी हमें जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो इमिशन है 0.4% उसको भी कम करने की ज़रूरत है, ताकि हमें अपनी एनर्जी को शिफ्ट करने की ज़रूरत है। ठीक है, हमें जो एनर्जी है सूरज से हो गई, जो हाइड्रल पावर है, इससे अपनी जो एनर्जी की नीड्स हैं पूरी करनी चाहिए, ना कि फ्यूल वगैरह से। ठीक है, इसके अलावा जो ग्लेशियर मेल्ट होता है इसको मॉनिटर करने की ज़रूरत है। भाई ग्लेशियर मेल्ट होने से पहले ही वहाँ पे कुछ ऐसी मैनेजमेंट कर ली जाए, वहाँ पे जो लोग हैं उन्हें उठा दिया जाए, या वहाँ पे ऐसा कोई ड्रेनेज सिस्टम या कोई ऐसी स्टोरेज एरिया बना देना चाहिए ताकि वहाँ के लोग अफेक्ट ना हो। इसके अलावा मेक एफिशिएंट लोकल गवर्नमेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी। लोकल गवर्नमेंट को एफिशिएंट बनाना चाहिए, लोकल गवर्नमेंट वो काम करे, लोकल गवर्नमेंट का काम है ये। अब प्राइम मिनिस्टर तो आके नहीं ना कहेगा कि भाई ये दीवार बना दो, मैं बनाता हूँ। ये काम लोकल गवर्नमेंट के है। नाज़म, नैब नाज़म, चेयरमैन, ये जो आते हैं आपके एरियाज़ के, इन्हें देखना चाहिए कि भाई जो गरीब है, जो जिनकी एरियाज़ ख़राब है, ठीक है, जो लोग अफेक्ट हो सकते हैं, वहाँ पे जो एमरजेंसी टाइप जो डेवलपमेंट्स हो सकती हैं इन्हें करनी चाहिए। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, डिज़ास्टर्स फ्लड ऑफ 2020 इन पाकिस्तान। इसके अंदर मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि फ़्लड क्या होता है। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर जो फ़्लड आया इसके क्या कंसिक्वेंसेस हुए, पाकिस्तान को क्या क्या भुगतना पड़ा, पाकिस्तान इतना कमज़ोर क्यों है, फ़्लड आने की बेसिक वजूहात क्या है, पाकिस्तान को अगर फ़्लड मज़ीद आने से बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए, ये सारे पॉइंट्स हमने क्या कर लिए हैं, डिस्कस कर लिए हैं। इसके बावजूद भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ये जो टॉपिक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, और 90 to 95% चांसेस हैं कि ये ऐसे पाकिस्तान अफेयर या करंट अफेयर में पूछा जा सकता है। ठीक है, ये पॉलिटिकल साइंस के पेपर में भी पूछा जा सकता है। ठीक है।